हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, जितने भी एमएलटी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके साथ साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन बन रहे होंगे उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेरे भाई, अगर आप पहली बार इस क्लास के साथ में जुड़े हैं या फिर यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ आप ये पहला क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि यहाँ पर कैसी आपको क्लासेस दी जाती हैं, किस तरीके से आपका कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। मेरे भाई पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, यहाँ पर लैब रिलेटेड हो या फिर लैब रिलेटेड वैकेंसी के बारे में हो, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक, सुनिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मेजर एडल्ट हीमोग्लोबिन हैज द स्ट्रक्चर। जो मेजर एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसके पास में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, यानी जनरली ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी इसमें जो है चेन पाई जाती है। दो अल्फा चेन पाई जाती हैं, दो बीटा चेन पाई जाती हैं, अल्फा और डेल्टा दो चेन पाई जाती हैं, और दो अल्फा चेन या फिर दो गामा चेन पाई जाती हैं। आपको बताना है। देखो मेरे भाई, आपको अब ये पता होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे अंदर जो पाया जाता है नॉर्मली कौन कौन सा पाया जाता है। मेजर हीमोग्लोबिन एक होता है, एक माइनर हीमोग्लोबिन होता है और एक फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जो जनरली पाए जाते हैं। अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से इनके बनने के लिए कौन कौन सी चेन रिस्पॉन्सिबल होती है। देखो, जो मेजर एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है वो होता है HbA1। ठीक, इसको मेजर हीमोग्लोबिन कह सकते हैं या फिर कहें मेजर एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, मेजर एडल्ट हीमोग्लोबिन HbA1। ठीक, इसके बनने में जो होता है दो अल्फा लगती हैं और दो बीटा लगती हैं, जिनके फॉर्मेशन से इनके मिलने से HbA1 बनता है। फिर आती है बात माइनर हीमोग्लोबिन की। ये तो मेजर हो गया। माइनर हीमोग्लोबिन होता है हमारे अंदर, वो होता है जिसको कहते हैं HbA2। HbA2 जिसका फॉर्मेशन होता है दो अल्फा से और दो डेल्टा से। ठीक है, दो अल्फा से और दो डेल्टा से। फिर होता है फीटल हीमोग्लोबिन HbF, जिसका फॉर्मेशन होता है दो अल्फा और दो गामा से। ठीक, ध्यान रखना, दो गामा। ये अभी रिसेंटली आपका एमसीआरई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है कि फीटल हीमोग्लोबिन किन चेन के मिलने से फॉर्मेशन होता है। HbF, फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहां से बात समझ गए, तीन प्रकार के जो है हीमोग्लोबिन हमारे अंदर पाए जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, एक हो गया मेजर HbA1, एक होता है माइनर HbA2 और एक होता है फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक, इसके बाद में आप बताइएगा कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन कौन से होते हैं। देखो, नॉर्मल पूछा गया है तो हो सकता है एबनॉर्मल भी पूछ दे, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में सबसे पहले नंबर बात आती है सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन जिसको डिनोट करते हैं HbS से। सिकल सेल हीमोग्लोबिन HbS से डिनोट करते हैं। ठीक, इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक तो एबनॉर्मल है, इसका मतलब कोई भी इसमें दिक्कत आ जाती है। तो इस सिकल सेल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जो बीटा चेन होती है इसके सिक्स्थ पोजीशन पर, बीटा चेन के सिक्स्थ पोजीशन पर चेंजमेंट हो जाता है। क्या चेंजमेंट होता है, जो इसमें ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है, और इसको कौन रिप्लेस कर देता है, वैलीन रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, वैलीन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में नंबर 2 पर आता है एक और होता है, एक होता है HbC, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जो जिसको कहते हैं कूलेज हीमोग्लोबिन। कूलेज हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है, इसमें भी सिक्स्थ पोजीशन पर, बीटा चेन के सिक्स्थ पोजीशन पर चेंजमेंट हो जाता है। और ये चेंजमेंट क्या होता है,
जो इसमें ग्लूटामिक एसिड होता है, 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है, ये चेंज कर दिया जाता है किसके द्वारा, यहां पर होता है वैलीन, और जब कूलेज की बात करोगे तो ये चेंज हो जाता है किसके द्वारा, लाइसीन के द्वारा। इसको कौन रिप्लेस कर देता है, लाइसीन इसको रिप्लेस कर देता है, तो इसको कहते हैं कूलेज हीमोग्लोबिन। ठीक, ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है 2। ये बात हो गई हीमोग्लोबिन के बारे में। अब बताइए, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो 2 चेन से मिलकर बना होता है, एक अल्फा और दूसरी क्या है, बीटा। क्वेश्चन आता है कि जो अल्फा चेन होती है उसकी सिंथेसिस किस क्रोमोसोम के द्वारा होती है, कौन से क्रोमोसोम के द्वारा होती है, क्रोमोसोम नंबर आपसे पूछा जाता है। तो जब अल्फा की बात आएगी तो 16 नंबर क्रोमोसोम से सिंथेसिस होती है, और बीटा जो होता है वो 11 नंबर क्रोमोसोम से इसकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, यहां से ये बात हो गई इसकी। इसके अलावा छोटे छोटे जो क्वेश्चन है एक और आते हैं जिसमें आप लोग हमेशा गलती करते हैं, वो क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूं। आप बताइएगा कि जब जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कंबाइन करता है किसके साथ में, CO2 के साथ में, तब उसको क्या कहते हैं आप, हीमोग्लोबिन जब CO2 के साथ में कंबाइन करता है तो उसको क्या कहते हैं, आप कह देंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही आप इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, अभी आपने इसमें गलती कर दी है। ठीक, और ये गलती क्या हुई है मैंने आपको लिख के बताया है। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है आपका जब हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, CO के साथ में, तब उसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं, तब उसको बोला जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब जो है CO2 के साथ में हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है तो उसको क्या कहते हैं, CO2 के साथ में कंबाइन करेगा तब इसको कहते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाएगा, इसको बोलते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। यहां पर आप इसको लिख लीजिएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। बेफजूल का आपका 1 नंबर चला जाएगा अगर आपने ऐसी छोटी गलती कर दी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हो गई जिनसे आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसे आपको जो है हीमोग्लोबिन में छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए आपको पता होगा कि मोस्ट वाइडली जिसको यूज करते हैं, ठीक है, आइडियल मेथड मान लेते हैं, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड। HB एस्टिमेशन का बेस्ट मेथड मान ले। ठीक, और HB एस्टिमेशन से रिलेटेड, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड मैंने एक क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बैच की इसी यूट्यूब चैनल पर करा रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आई बटन पर वीडियो आ रहा है, इसको आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में आप इतने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, मजा आएगा यहाँ पर, शानदार तैयारी करोगे। अगर इसी तरीके से, ये तो आपकी हो गई क्लास, अगर आप डिटेल थ्योरी के साथ में पढ़ना चाहते हैं, पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो या फिर अगर आप तैयारी कर चुके हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश का दिक्कत है, तो आप हमारे इस लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। जहां पर यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको क्लासेस कराई जाएंगी, क्लास नोट्स PDF देंगे जिनको आप डाउनलोड कर पाओगे, 100+ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगी, वैलिडिटी क्लास की रहेगी 1 साल, जिसको मेरे भाई इस बैच में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीज पढ़ाई जाएंगी। सेंटर लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें आप जानते हैं मैथ, रीजनिंग, GS तीनों चीजें आती हैं, तो इस बैच में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिलेगा। ये बैच आपको कहाँ से मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करना, वहां से आप हमारे इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इससे बेहतरीन और इससे कम फीस में आपको कहीं भी बैच नहीं मिलेगा।
इस तरीके का ये आपका एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाना, एजुकेशन मसाला मिल जाएगा, एप्लीकेशन ओपन करोगे, इस पर आप जैसे ही टाइप करोगे तो आपको यहाँ से बैच मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा है द मोटाइल सेल विच इज मेनली इन्वॉल्व विद एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड टिश्यू इम्यूनिटी। क्वेश्चन पढ़कर ही आपको समझना है कि क्या लिखा है। लिखा है मोटाइल सेल, कौन सी ऐसी सेल होती हैं जो मोटाइल होती हैं। चार ऑप्शन यहां पर आपके सामने दिए गए हैं। मोटाइल मतलब चलने वाली। विच इज मेनली इन्वॉल्व विद एंटीबॉडी प्रोडक्शन, और कौन जो है मेनली इन्वॉल्व होती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, एंड टिश्यू इम्यूनिटी, और जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा है मोनोसाइट, तीसरा है लिम्फोसाइट और चौथा है बेसोफिल। ठीक है, अब देखिए यहां पर न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल ये क्या है? ये एक प्रकार की क्या है? डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, क्या है? डब्ल्यूबीसी के बारे में यहां पर बात की गई है। डब्ल्यूबीसी को आप जानते हैं क्या कहते हैं? इनको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट आप ये जानते हैं 5 प्रकार की होती हैं। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, ठीक, ये 5 प्रकार की होती हैं। इनमें भी बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो पाई जाती हैं 60 से 65% वो पाई जाती है न्यूट्रोफिल। ठीक, उसके बाद में जो बेसोफिल होती हैं वो पाई जाती हैं 0.5 से लेकर 1%। ठीक, सबसे कम मात्रा में ये पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें भी जो ये 5 प्रकार की ल्यूकोसाइट होती हैं, इसमें ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि कौन इसमें ग्रेनुलोसाइट है, कौन ए ग्रेनुलोसाइट है। तो ए ग्रेनुलोसाइट की बात करोगे तो होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट। मतलब क्या है? इनके सेल जो होगी, जो अब आप देखोगे, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल और बेसोफिल, इनमें क्या है? इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। ये बात कहां तक हो गई आपकी? इतनी बात हो गई डब्ल्यूबीसी के बारे में। नंबर की बात की जाए तो इनकी नंबर जो होता है वो होता है 4000 से लेकर 6000 तक। ठीक, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको लिखा हुआ किताबों में मिल जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक, अब देखो मोटाइल सेल की बात की है, अब फंक्शन पर बात कर लेते हैं। जो न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट आपकी होती है, जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होती हैं वो किसमें होती हैं? वो इन्वॉल्व होती हैं फैगोसाइटोसिस में भक्षण करने के लिए। ठीक, ये मेनली इसमें इन्वॉल्व हो गई। फिर क्या आता है? फिर आता है बेसोफिल। बेसोफिल जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? बेसोफिल इन्वॉल्व होती है एलर्जिक रिएक्शन में। एलर्जिक रिएक्शन में। ठीक है, अब बचती कौन सी है? बच रही है आपके पास में लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट क्या करती है? लिम्फोसाइट हमें प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। यहां से इतनी बात से आपको पता चल गया होगा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। और यहां देखो इन्वॉल्व एंटीबॉडी प्रोडक्शन और इम्यूनिटी। यहां से आप इस क्वेश्चन का आंसर सी लगा सकते हैं। थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखो ये जो लिम्फोसाइट होती हैं आप जानते हैं होती हैं 2 प्रकार की। एक तो बी लिम्फोसाइट होती हैं, ठीक है, और टी लिम्फोसाइट होती हैं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती हैं। मेनली पूछा जाए कि जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होती है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट। अब बात की जाए बेसोफिल की, तो ये किसमें इन्वॉल्व होती हैं? एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। 0.5 से 1% तक पाई जाती हैं। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आई होप। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है आपके सामने, थिक लेयर विच सराउंड द ओवम इज। ठीक है, ये आपका जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, थिक लेयर आपसे पूछी गई है।
थिक लेयर विच सराउंड द ओवम। ऑप्शन है जोना पेल्लुसिडा, कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और थीका इंटरना। क्या होता है? आप जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ओवरी होती है, ठीक, उनसे क्या होता है, उनसे जो है हर महीने ओवम निकलता है, ठीक। तो ये बात है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी सराउंड करती है ओवम के बाहर लेयर। आइए समझते हैं। देखो अब कैसे बनता है ओवम, आइए उसके बारे में समझते हैं। जो एग मदर सेल होती है, एग मदर सेल, oogonia, एग मदर सेल होती है जिसको कहते हैं oogonia। इसमें क्या होता है, इसके बाद में यहां पर क्या होता है, मैचुरेशन चलता रहता है, ठीक। तो सबसे पहले एक मदर सेल oogonia बनाती है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक, ये लिख दिया प्राइमरी और फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद में बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में बनता है टर्सरी फॉलिकल, ठीक है, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल के बाद में आपका बनता है ग्रेफियन फॉलिकल। क्या है? ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। ग्रेफियन फॉलिकल के बाद में क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, ठीक। जब यहां पर एवोल्यूशन होता है तो दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? यहां से निकल आता है आपका oocyte, ठीक है, क्या होता है, oocyte बाहर आता है, ठीक, जिसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक, ये बोल सकते हैं ओवल्यूशन हुआ। और ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है, अब ये ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल गई, अब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल बचती है उसको कहते हैं कार्पस लूटियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं, ठीक। अब आप समझ गए कि कार्पस लूटियम क्या है। कार्पस लूटियम जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल को ही कार्पस लूटियम बोलते हैं। अब ये जो कार्पस लूटियम है, ये कार्पस लूटियम क्या करती है, दो इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। जो कार्पस लूटियम है ये केवल और केवल किस में पाई जाती है, ये केवल और केवल मैमल में पाई जाती है, प्रेजेंट इन मैमल ओनली। इसका फंक्शन क्या होता है, ये पाई तो जा रही है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम होता है, ये करती है एज ए टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्ट एज टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो यहां से ये बात आपको समझ में आ गई कि ऐसे होता है, ऐसे बनती है आपका सेकेंडरी oocyte ओवम। अब बना के दिखाते हैं आपको कौन सी लेयर होती है, क्या होता है, ठीक। इस तरीके से आपका क्या होता है, ये होता है ओवम। अब देखो ये जो सबसे बाहर अंदर की ओर चलो, ये ब्लैक कलर की जो लेयर आपको दिख रही है, जो कवरिंग दिख रही है, ये तो अंदर ओवम हो गया, ठीक। ये जो कवरिंग है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जस्ट बाहर जो आपको कवरिंग दिख रही है, ये जैसे उसके जस्ट बाहर है, इसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। इसको क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा, ठीक। उसके बाद आपके ये देखिए, ये एक कवरिंग है, इन्हीं को बोलते हैं, ये जो और बाहर है इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा।
अब बताइए कि कौन सी थिक लेयर सराउंड होती है ओवम के बाहर। तो ये हो गया ओवम आपका। ओवम के बाद में क्या है, ये तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। उसके जस्ट बाहर कौन सी है, वो है जोना पेल्लुसिडा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को पढ़िए, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका रसल्स बॉडी फाउंड इन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि रसल बॉडी जो होती है वो पाई जाती है किसमें। ए ऑप्शन है आपके सामने डब्ल्यूबीसी में, प्लाज्मा सेल में, आरबीसी में, या फिर मास्ट सेल में। ये रसल बॉडी होती क्या है, ये जो रसल बॉडी है ये क्या है, ये कलरलेस इंक्लूजन है ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। ये इम्यूनोग्लोबिन का कलरलेस इंक्लूजन होता है, जो किसमें पाया जाता है, ठीक, ये आपको देखने को मिलता है प्लाज्मा सेल में। किसमें, प्लाज्मा सेल में आपको ये देखने को मिलेगा। अब ये प्लाज्मा सेल डेवलप कैसे होती हैं, ये प्लाज्मा सेल मैंने आपको कई बार बताया है डेवलप होती हैं बी लिम्फोसाइट से। बी लिम्फोसाइट, ठीक। अब ये प्लाज्मा सेल सिक्रीट क्या करती हैं, क्या करती हैं, तो प्लाज्मा सेल आपकी सिक्रीट करती हैं एंटीबॉडी। क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। उसके बाद में देखिए एक ऑप्शन और लिखा हुआ है मास्ट सेल। ये मास्ट सेल क्या होता है, मास्ट सेल क्या होती है, ये जो मास्ट सेल होती हैं ये मेनली इन्वॉल्व होती हैं किसमें, एलर्जिक रिएक्शन में। किसमें, एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। और ये सिक्रीट क्या करती हैं, ये पूछा जाता है। ये दो चीजें सिक्रीट करती हैं मेनली, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। हिस्टामिन मास्ट सेल रिलीज करती हैं क्या, एंड सीरोटोनिन। इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। अगर आपको चीजों मेरे भाई समझ में आ रही हैं इस तरीके से, तो आप जो है एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक। इस तरीके से आपको डेली क्लासेस में लेकर आता रहूंगा। क्या है ना कि मोटिवेशन आपका भी बना रहे और हमारा भी बना रहे, तो दोनों चीजें जरूरी है, ठीक। आपका पढ़ने में मन लग रहा है, चीजें अच्छी चल रही हैं, तो एक बार अप्रिसिएट कर दीजिएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। मास्ट सेल क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन रिलीज करती हैं। अब बढ़िए अपने आगे क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दें मेरे भाई, एप्लीकेशन पर सिर्फ और सिर्फ आपको बैच नहीं मिलेगा, और भी बहुत चीजें आपको मिलेंगी। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो ऐसा कुछ आपको होम पर इंटरफेस दिखेगा, मतलब होम पेज पर ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी। तो जैसे ये जॉब अलर्ट का सेक्शन है, कोई भी वैकेंसी आती है तो इस वाले फोल्डर में आपको वैकेंसी का वीडियो मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा, फ्री आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है, यहाँ पर जो आप टाइम खराब करते रहते हो तो एप्लीकेशन में आ जाना, डेली क्विज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इस तरीके से देखो यहाँ पर 15-15 20-20 क्वेश्चन के मिनी टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ये जैसे मिनी टेस्ट हो गया, ठीक, लेटेस्ट में जो आप टेस्ट देंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, फ्लेबोटॉमी, रीजनिंग, हिस्टो, माइक्रो, हिमाइटो, बायोकेमिस्ट्री, इन सब के 10-10 15-15 क्वेश्चन ऐसे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर रखे हुए मिल जाएंगे। तो इनको आप जरूर करिएगा, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो और भी शानदार चीजें आपको एप्लीकेशन पर मिलती रहेंगी। क्वेश्चन है आपका सुडान 4 स्टेन। सुडान 4 स्टेन इज यूज फॉर टिश्यू बायोप्सी ऑफ। इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, किडनी, गॉल ब्लैडर, ब्रेस्ट और लंग्स। इन 4 में से आपको बताना है कि कौन सी टिश्यू बायोप्सी के लिए इनमें से सुडान 4 स्टेन का क्या करते हैं, सुडान 4 स्टेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखना एक ये क्वेश्चन कैसे आप इसको निकाल सकते हैं अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था। पहले सुनो, स्पेशल स्टेन के बारे में जब बात आती है तो मैंने आपको क्लास भी करवाई हुई है, वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है। पूछा जाए अगर आपसे फैट के लिए पूछा जाए तो आप कौन सी स्टेन बताते हैं, फैट के लिए आप बताते हैं सुडान ब्लैक।
फिर एक और ऑयल रेड ओ, ये दो आप बताते हैं। फिर उसके बाद में पूछा जाए ग्लाइकोजन के लिए, ग्लाइकोजन के लिए स्टेन करते हैं, मेनली जो हो गई वो होती है PAS, ठीक, पास स्टेन, ठीक है, ये की जाती है। इसके अलावा इसमें और भी होती हैं, जैसे LCN ब्लू हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर हम अभी स्टेन आपको लिखा रहे हैं, ठीक। अब बताइए आयरन के लिए, आयरन के लिए कौन सी स्टेन होगी? वो होती है पल्स पर्सियन ब्लू, ठीक है। ये तीन हो गई। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एमाइलॉइड, तो एमाइलॉइड के लिए आप क्या बताएंगे? एमाइलॉइड के लिए करते हैं कांगो रेड, कांगो रेड करते हैं। उसके बाद में पूछा जाए आपसे कैल्शियम के लिए, कैल्शियम के लिए कौन सी स्टेन की जाती है? कैल्शियम के लिए करते हैं आपकी वान कोसा स्टेन। तो ये हो गई कुछ स्टेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आएगा, इनके अलावा बहुत ही मुश्किल है, ये मोस्ट फेवरेट है, ठीक, ये है। अब बताइए यहां पर आप देखो जो सुडान ब्लैक लिखा है, मैं पहले लिख देता, यहां पर इसको भी लिख लो सुडान 4, ठीक, सुडान 4 स्टेन फैट के लिए करते हैं। अब इनमें से आओ, ऑप्शन देखो, अब फैट कहां पर दिख रहा है? किडनी दिख रहा है, गाल ब्लैडर दिख रहा है, ब्रेस्ट दिख रहा है और लंग्स दिख रहा है। इनमें से आप बताइए कहां पर आपको फैट ज्यादा देखने को मिलेगा? किडनी में मिलेगा, गाल ब्लैडर में मिलेगा, ब्रेस्ट में मिलेगा या फिर लंग्स में मिलेगा? आप जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपको फैट देखने को मिलेगा किसमें? ब्रेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आप जानते हैं क्या? एडिपोज टिश्यू, ठीक ठीक, एडिपोज टिश्यू यहां पर होता है और यहां पर फैट आपको देखने को मिलेगा अधिक मात्रा में, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके लिए यहां पर ये स्टेन की जाएगी। इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये जो स्लाइड है जो यहाँ पर नोट्स में लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी पीडीएफ इसकी क्लास के बाद में इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ये पीडीएफ को, और रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये आपसे कहूँगा, आप पीडीएफ के पीछे मत भागना जब तक आप क्लास ना कर लेना, तो पहले क्लास करना फिर पीडीएफ जो है पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है द लेयर लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द सेल वॉल, ठीक है, विच सेपरेट इट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इज नोन एज। पूछा गया है आपको वो लेयर बतानी है। क्या करना है? आपको लेयर बताना है इनर सरफेस ऑफ द सेल वॉल, जो सेल वॉल की इनर सरफेस होती है, विच सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इज नोन एज। देखो क्या है, ये होता है जैसे क्या है, ये आपकी सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद में पतली सी क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। पूरा डायग्राम के साथ में समझिए ताकि आपको चीजें हमेशा के लिए याद बनी रहें, ठीक। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? ये बाहर वाली जो आपको दिख रही है उसी कलर से लिखूंगा, ये जो है बाहर दिख रही है ये क्या है? ये सेल वॉल है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में जो ग्रीन कलर की है लाइनिंग, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्वेश्चन मैं अभी समझा रहा हूं, क्वेश्चन समझिएगा। उसके बाद में क्या होता है? अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर ये साइटोप्लाज्म हो गया, अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें वेल डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस होगा, ठीक, ये चीजें होंगी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इनर सरफेस ऑफ सेल वॉल, ये जो इनर सरफेस है सेल वॉल की, ठीक है, विच सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, और ये अंदर वाला क्या हो गया? ये साइटोप्लाज्म हो गया। इस साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में, ये जो बीच में कौन आ जाता है, कौन इसको सेपरेट करता है, ये आपको बताना था। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आप आंसर समझ गए होंगे क्या होना चाहिए। आइए देखिए,
सेल वॉल होना चाहिए, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, या फिर स्लाइम लेयर होना चाहिए? आप बताइए। ठीक है, अभी कुछ लोगों को भी नहीं समझ में आया होगा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिखा हुआ है, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कह सकते हैं? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इसको क्या कह सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो इन चीजों से घबराना नहीं, ये इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये इसको तीनों नाम हो सकते हैं। आप समझ गए, चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बताइए सेल वॉल बताइए किन में पाई जाती है? सेल वॉल आपकी किन में पाई जाएगी? क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि आपको बताइए कि सेल वॉल इनमें से किन में पाई जाएगी। तो सेल वॉल किन में पाई जाती है? तो देखिए, सेल वॉल आपकी प्लांटी में पाई जाती है। ठीक, प्लांटी में पाई जाती है, एल्गी में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, और आपकी बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक, इन सभी में सेल वॉल आपकी पाई जाती है। ठीक है, ये स्लाइम लेयर क्या है? ये स्लाइम लेयर क्या है? स्लाइम लेयर आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी जो है बैच वाली क्लास में कराया है बैक्टीरिया, वहां पर आपको बताया है कि स्लाइम लेयर क्या है। स्लाइम लेयर आपका जो है बैक्टीरिया की सबसे बाहर की, सेल वॉल के बाहर की जो कवरिंग होती है वो होती है स्लाइम लेयर। अब इसमें दो चीज आती है, एक स्लाइम लेयर होता है, कैप्सूल होता है। कब उसको कैप्सूल कहेंगे, कब उसको स्लाइम लेयर कहेंगे? जो सेल वॉल के बाहर की कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, आइए समझिए। देखो, स्लाइम लेयर और इसी में लिखिएगा कैप्सूल। कब इसको कैप्सूल कहा जाएगा और कब इसको स्लाइम लेयर कहा जाएगा? ऐसे होता है, जैसे ये है आपका बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के बाहर जो कवरिंग हो ये इस तरीके से हो। ठीक है, तब इसको क्या कहेंगे? तब इसको कहेंगे कैप्सूल। क्या कह देंगे? इसको बोलेंगे कैप्सूल। क्यों इसको कैप्सूल कह रहे हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया के बाहर, सेल वॉल के बाहर इसकी कवरिंग है वो आप देखो वेल ऑर्गेनाइज है। तो जब वेल ऑर्गेनाइज होगी, वेल डिफरेंशिएट होगी, जो इजीली रिमूवेबल नहीं होगी, तब इसको कहेंगे कैप्सूल। और स्लाइम लेयर कब बोलते हैं? स्लाइम लेयर इसको मेरे भाई तब कहा जाता है कि जैसे ये हो गया आपका बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के बाहर जो कवरिंग है वो ऐसे क्या है? डिफ्यूज है। ठीक, ऐसे इस तरीके से, ऑर्गेनाइज नहीं है, ऐसे है। ठीक, तो क्या होगा? तब इसको बोला जाता है स्लाइम लेयर। ठीक है, नॉट ऑर्गेनाइज। और ये क्या होती है? इजिली जो है रिमूव हो सकती है इसकी अपेक्षा, कैप्सूल की अपेक्षा। ठीक है, तो कब इसको स्लाइम लेयर कहेंगे, कब इसको कैप्सूल कहेंगे, मैंने आपको बता दिया। सेल वॉल किन में पाई जाती है, कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को ये डिफरेंशिएट करता है, वो भी बता दिया। एक क्वेश्चन है आपसे, आप बताइएगा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने सिर्फ सुना है साइटोप्लाज्म क्या होता है, कभी कभी बोलते हैं ये सेल के अंदर जो है भरा है, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज और होती है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? देखो, ये जो सेल है, ठीक है, मान लीजिए यूकैरियोटिक सेल है। अब जो ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म हम कह रहे हैं कि इसके अंदर जो आपका जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो भी चीजें हैं, उसको साइटोप्लाज्म बोल दे रहे हैं। ठीक है, क्या होता है? अगर ये ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर है, यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें क्या होगा? इसमें सेल ऑर्गेनिल होंगे और न्यूक्लियस भी होगा। सेल ऑर्गेनिल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सब चीजें होंगी। अगर इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करें सब कुछ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सब कुछ, क्या कहें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है
ठीक है, वो सब क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ऑल मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पर साइटोप्लाज्म लिखा है। साइटोप्लाज्म किसको कहेंगे, जो कुछ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है न्यूक्लियस को छोड़कर, जो न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियस को छोड़कर, ये जो बाहर वाला है उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सेल कंटेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़कर, जो भी न्यूक्लियस को छोड़कर जो भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ये आपका हो गया प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया आपको। सेल कंटेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये बातें यहां से हो गई। इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़िए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ट्रांसपोजांस, ट्रांसपोजांस आर क्या होते हैं, सेगमेंट ऑफ, किसके सेगमेंट होते हैं ट्रांसपोजांस, डीएनए के, आरएनए के, क्रोमोसोम के, या फिर प्रोटीन के, ठीक है, किसके होते हैं। देखो ये ट्रांसपोजांस क्या है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में पहुंचेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, तो यहां पर इसको डिटेल में आप समझते हैं कि ट्रांसपोजांस क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, ये डीएनए का ऐसा पार्ट होता है, ठीक है, जो ट्रेवल कर सकता है, जो मूव कर सकता है, ठीक है, कैन मूव, ठीक, जो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। या फिर इसको कह सकते हैं कि मोबाइल सेगमेंट ऑफ डीएनए। विद इन द जीनोम। तो क्या है, ये मोबाइल सेगमेंट डीएनए होता है, जो क्या कर सकता है, जो ट्रेवल कर सकता है, मूव कर सकता है। ये किसका सेगमेंट होता है, ये होता है डीएनए का, ठीक। आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें क्या होती है, उसमें कोडिंग के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होती है, कोडिंग होती है, ठीक है, बनता है वहां पर। तो देखो और भी क्वेश्चन एक और बेहतरीन यहीं से पूछा जाता है, जैसे ये ट्रांसपोजांस पूछ दिया, ऐसे पूछा जाता है कि एक्सॉन क्या होते हैं, इंट्रॉन्स क्या होते हैं, उसके बारे में पूछता है, ठीक। तो क्या होता है, एक्सॉन क्या करते हैं, और एक्सॉन होते क्या हैं, और इंट्रॉन क्या होते हैं। तो ये डीएनए जब आप पढ़ोगे तब ये आपको पता चलेगा कि जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन मेरे भाई ये करते हैं, जो कोडिंग करते हैं किसके लिए, प्रोटीन के लिए, किसके लिए, प्रोटीन के लिए कोडिंग करते हैं एक्सॉन, कोडिंग फॉर प्रोटीन। ये क्या है, ये डीएनए के सेगमेंट है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको बोलते हैं डीएनए सेगमेंट है एक्सॉन, जो कोडिंग करते हैं किसके लिए, प्रोटीन के लिए। ऐसे इंट्रॉन होते हैं, इंट्रॉन कुछ भी नहीं करते हैं, ये कोडिंग नहीं करते हैं प्रोटीन के लिए, बेकार होते हैं, ठीक है, डोंट कोड फॉर प्रोटीन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप बताइए जो आपकी प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है, इनमें कौन से पाए जाएंगे, ठीक। कौन से एक्सॉन किन में पाए जाते हैं, इंट्रॉन किन में पाए जाते हैं। तो यहां पर लिखो इंट्रॉन और एक्सॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, और संभावना है क्योंकि क्वेश्चन इंट्रॉन और एक्सॉन से आया हुआ है, आपके पीजीआई चंडीगढ़ में ही पूछा गया है, ठीक है। जो आपके क्या होते हैं, इंट्रॉन होते हैं, इंट्रॉन ओनली एंड ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक,
प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। आपके इंट्रॉन जो होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, बोथ प्रो प्लस यू दोनों में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। आई होप मेरे भाई चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, नया कंटेंट आपको मिल रहा होगा बेहतरीन, जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल हो और आपके जो आप तैयारी कर रहे हैं जिस भी फील्ड में है आप एमएलटी में, कुछ आप अंदर अपने अंदर वैल्यू ऐड कर पाएं, आपको चीजें आपको आ रही हो, चीजें आपको पता हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट लगाना आता है वही सब कुछ है। हाँ, अच्छी चीज है, क्योंकि जिस फील्ड में है, जैसे कि आप अपनी लैब में काम कर रहे हैं, तो जो आपके लैब है, जो आप काम कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें आप एकदम उम्दा काम कीजिएगा, एक नंबर का काम कीजिए। यानी जो भी आप रिपोर्टिंग करें, जो भी आप टेस्ट लगाएं, सबसे उसमें टॉप नॉच आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, आपको उसकी चीजों के बारे में पता होना चाहिए और जो भी आप रिजल्ट दें, ठीक है, वो बेस्ट होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस फील्ड में हैं कि आप सरकारी करना चाहते हैं, अपना भी खोलना चाहते हैं, जो कुछ भी है, तो हर एक चीज में आप कोशिश कीजिएगा कि बेस्ट अपना देने की कोशिश कीजिए कि आप जो है बेहतरीन कर पाए, ठीक है। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन है ड्रैटिंग मोटिलिटी सीन इन, ड्रैटिंग मोटिलिटी सीन इन बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसे मूवमेंट को देखकर, जो बैक्टीरिया का मूवमेंट है उसको देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो पूछा गया है डायरेक्ट ड्रैटिक मोटिलिटी, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है कि मतलब अब आपको ये क्वेश्चन जैसे इसके बारे में पता है, आ ही रहा है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो जो ड्रैटिक मोटिलिटी है वो आपको देखने को मिलेगी किसमें, विब्रियो कॉलराई में। किसमें, विब्रियो कॉलराई में आपको देखने को मिलेगी। फिर लिखा हुआ है क्या, फिर लिखा है प्रोटियस, प्रोटियस में जो आपको मोटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, ये मिलेगी स्वार्मिंग, ठीक है, स्वार्मिंग ऑन अगार प्लेट। फिर आता है इसके बाद में माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में जो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, मोटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, वो होती है ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग टाइप की, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है लिस्टेरिया, लिस्टेरिया में जो आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा ये होता है टम्बलिंग, टम्बलिंग मूवमेंट आपको किसमें देखने को मिलेगा, ये लिस्टेरिया में आपको देखने को मिलेगा। ये मोटिलिटी किसके कारण होती है ये आपको पता होना चाहिए, जो बैक्टीरियल मूवमेंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैजेला। क्वेश्चन है आपका स्पर्म मैचुरेशन अकर इन द, जो स्पर्म का मैचुरेशन होता है वो कहाँ होता है। चार ऑप्शन है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, ठीक। आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जहां से आपसे पूछा गया है स्पर्म का जो मैचुरेशन होता है, बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ होता है, ठीक। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, एपिडिडाइमिस में होता है, वास डिफरेंस में होता है, या फिर यूरेथ्रा में होता है। देखो उससे पहले आपको बता दें कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा कि जो स्पर्म का मैचुरेशन होता है वो होता है कहां पर, वो होता है एपिडिडाइमिस में। कहां पर होता है, एपिडिडाइमिस में स्पर्म का मैचुरेशन होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म का पाथवे क्या है, ठीक है, स्पर्म पाथवे। क्योंकि आप ये समझ गए बनता कहाँ है, स्पर्म टेस्टिस में बनता है, अब ये टेस्टिस से निकलकर बाहर तक आता है, ठीक। तो इसका पाथवे क्या होता है ये पूछा जाता है। ये जो पाथवे होता है इसको याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक है, मैंने शार्ट में इसको यूट्यूब चैनल अपने इसी पे कराया है। इसको याद रखने का तरीका है 7 अप, ठीक है, क्या है, 7 अप है। अब आप ये कहेंगे कि 7 अप क्या होता है, ठीक। कोल्ड ड्रिंक आती है थम्स अप, वैसे ही एक आती थी 7 अप आती है, ठीक। अब चाहे बंद हो गई हो, तो इससे क्या होगा, एस से क्या होता है, एस से होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स,
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया। ई से होता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद में पहुंचता है किसमें, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से पहुंचता है इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचने के बाद में एंस का मतलब नील समझिए, फिर आ जाता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा के बाद से पी से होता है पेनिस, यहां से बाहर आ जाता है। ठीक, अब देखो डायग्राम सामने लगा हुआ है, यहां से आपको समझा देते हैं, फटाफट आप समझ जाएंगे। ये है टेस्टिस, इसी में होती है अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर स्पर्म आता है इसमें एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से ये होती है वास आपकी डिफरेंस, जो डक्टस डिफरेंस लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से होते हुए आपका ये आ जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद में ये है आपकी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाद में ये है पेनिस, इसके बाहर आपका स्पर्म आ चुका है। तो ये क्या है, ये है स्पर्म का पाथवे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैसे ओवम की लेयर पूछ दी थी, ठीक है, ओवम के बाहर क्या होता, ऐसे टेस्टिस में अगर पूछा जाए तो टेस्टिस में कितनी लेयर होती है। टेस्टिस में 3 लेयर होती है मेनली। ठीक, कौन कौन ये 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर होती हैं, पहली होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस। दूसरी होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और तीसरी होती है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अब देखो, अब कैसे ध्यान रखोगे, बाहर कौन है अंदर कौन है। वैस्कुलेसा, ऐसे आपको नहीं पता चल रहा है कि वेसल्स, और वेसल का आउटसाइड होंगी, इनसाइड होंगी ना, तो अंदर से सबसे अंदर कौन होगी, वैस्कुलेसा, फिर एल्बुजिनिया और फिर वेजाइनलिस। तो ये क्या है, ऐसे लिख देता हूं, इनर टू आउटर। ये 3 लेयर हो गई। ठीक है, अब जो टेस्टिस हमारे रखे होते हैं, जिसमें जिसके जो पाउच होता है उसको क्या बोलते हैं। तो जो टेस्टिस जिसमें रखे होते हैं वो पाउच होता है, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, आपसे पूछा जाता है कि जो मेल सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन, वो कौन सी सेल कौन बनाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, ये होता है एंड्रोजन। और ये जो एंड्रोजन होता है ये लैडिक सेल बनाती है। लैडिक सेल बनाती है। ठीक, इसके बाद में थोड़ा सा और बना दे, स्पर्म का डायग्राम हो जाए तो वो भी सही रहेगा, क्योंकि उससे वही एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है। कुछ इस तरीके का आपका स्पर्म दिखता है, ये आपका हेड है स्पर्म का, ये उसका क्या हो गया, मिडल पीस इसको कहते हैं, और ये होती है टेल। इस मिडिल पीस में क्या होता है, यहां पर होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये सब किसके बारे में हो गया, ये आपका स्पर्म, आपका स्पर्म पाथवे, टेस्टिस, पाउच, हार्मोन, सब कुछ बता दिया। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका कलर ब्लाइंडनेस क्या है। कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन। कलर ब्लाइंडनेस अगर डिफेक्ट हो जाता है तो वो किसके कारण होता है। ए ऑप्शन है कोन के कारण होता है, रॉड एंड कोन्स के कारण होता है, या फिर रॉड के कारण होता है, या फिर रोडोप्सिन के कारण होता है। आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आई से, आंख से। ठीक है, तो क्या होता है, आई जो हमारी होती है
आई, ये फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं, इसमें फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं। कौन कौन सी इसमें फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं? दो फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं, एक होती है रॉड और दूसरी कौन सी होती है? कोन। रॉड और कोन। अब ये राड कब काम करती हैं और कोन कब काम करती हैं आपको पता होना चाहिए। राड हमारी काम करती है लो लाइट में, ठीक, राड लो लाइट में काम करती हैं, और कोन जो होती हैं वो हाई लाइट में काम करती हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे? अब भाई राड आप कब जलाते हैं? जब नाइट होता है, अंधेरा हो जाता है, यानी जहां पर अंधेरा है तभी तो आप राड जलाते हैं। तो राड कहां पर काम करती है? लो लाइट होगी वहां पर आप राड जला देंगे। कौन कहां काम करेंगी? वो काम करेंगी आपकी हाई लाइट में, ठीक, ये बात हो गई। अब कलर ब्लाइंडनेस पूछा है, किनमें से डिफेक्ट, अगर इनमें से कौन सी जो फोटो रिसेप्टर सेल है अगर इनमें डिफेक्ट हो जाएगा तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अब देखो, लो लाइट में हमारी राड काम कर रही है, लो लाइट में कौन काम कर रही है? राड काम कर रही है। मान लीजिए बहुत कम लाइट है, लाइट नहीं जल रही है, रात है, आप देखते हैं जब, तो क्या हो, यार दिन है, आप अंधेरे कमरे में गए, आपने देखा, आपको क्या दिखता है? कलर दिखते हैं, सब नहीं दिखते हैं ना। तो कलर ब्लाइंडनेस अगर हो रही है, कलर ब्लाइंडनेस हो रही है तो किसमें अगर डिफेक्ट हो जाएगा? तो कोन में अगर डिफेक्ट होता है तो वो होती है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। कोन में डिफेक्ट होगा जब, ठीक है। देखो, रॉड में, लो लाइट में जो हमारी रॉड होती है वो कलर से डिफेक्ट से उनका कोई लेना देना, क्योंकि रात में आप जानते हैं ब्लैक एंड व्हाइट सब चीजें, अगर अंधेरा है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जहां पर अंधेरा होगा वहां पर हमें कलर विजिबल नहीं, हमको जब चीजें नहीं दिखती हैं, कलर छोड़ो, ठीक, तो जो कुछ हम देख पाते हैं थोड़ा बहुत वो रॉड की वजह से देख पाते हैं, ठीक। तो अगर कोन में डिफेक्ट हो गया तो कलर ब्लाइंडनेस है, अगर रॉड में डिफेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस उसको कहते हैं, ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस। ये हो गई नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए क्या क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये रोडोप्सिन लिखा हुआ है, ये रोडोप्सिन क्या होता है? रोडोप्सिन एक प्रकार का पिगमेंट है, क्या है? एक प्रकार का पिगमेंट है, जो किसमें पाया जाता है? जो आपकी फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं रॉड, उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। तो यहां से आपका कलर ब्लाइंडनेस ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा वायरस जीनोम, जो इन्फ्लुएंजा वायरस जीनोम इज कैसा होता है? जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसका जो जीनोम होता है वो क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, आपका एग्जाम कोई सा भी हो सब में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि आप बताइएगा इनमें से कौन सा डीएनए किन में से पाया जाता है, कौन से वायरस में, कौन से वायरस में आरएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस में होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ये पूछा जाएगा कि जो आरएनए है, कौन कौन से वायरस में आरएनए आपका पाया जा सकता है? तो यहां से याद रख लेना, पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एचआईवी, रियो, रोटा, मम्स, इन सभी में क्या है? आरएनए वायरस होता है, ठीक है, ये आरएनए वायरस होता है। अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये जो फैमिली से बिलोंग करता है आर्थोमिक्सोवेरिडे। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है इसका ट्रांसमिशन कौन सा रूट होता है? तो इसका ट्रांसमिशन का जो रूट होता है वो होता है, ट्रांसमिशन फैलता कैसे है जिसके बारे में कहो, तो ये जो ट्रांसमिशन होता है इसका होता है रिस्पायरेटरी रूट। रिस्पायरेटरी रूट से इसका क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इसके बाद में आप बताइए कि डीएनए वायरस कौन से होते हैं? कुछ डीएनए वायरस के एग्जांपल आप बता दीजिए। डीएनए वायरस में सबसे पहले ईएसबी, फिर आता है सीएमवी, और एक और आप बताइए एचएसवी।
बस एक काम छोटा सा कर देना, कमेंट बॉक्स में ये हमें बता देना ESB का फुल फॉर्म क्या होता है, ESB का फुल फॉर्म बता देना, ठीक है। यहां से आपको पता चल गया जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसमें क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ट्रांसमिशन मैंने बता दिया। आरएनए जो है HIV, रियो, रोटा, मम्स, इन सभी में क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। क्वेश्चन है साइट ऑफ कम्युनिकेशन, पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन की यानी बातचीत की साइट कौन सी होती है बिटवीन द न्यूरॉन्स, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनमें कम्युनिकेशन की साइट कौन सी होती है, उसको क्या बोला जाता है, एक्सॉन बोला जाता है, डेंड्राइट बोला जाता है, सिनेप्स बोला जाता है, या फिर सेल बॉडी कहते हैं, ठीक। तो आप जानते हैं कि जो हमारे न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी यूनिट है, ठीक है, यूनिट है। अब आप जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, किसी मच्छर ने काट लिया, ठीक, जैसे किसी मच्छर ने काटा, तो यहाँ से जो सूचना है हमारे ब्रेन तक जा रही है कि ये मच्छर काट रहा है यहाँ पर, ठीक है, और मालिक इसको मारिए, भगाइए। तो ये सूचना किनके द्वारा जाती है, ये हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा पहुंचती है, तुरंत तेजी से पहुंचती है दिमाग में। तो ये पहुंचाते कौन है, न्यूरॉन। और ये कैसे पहुंचेगी, अब ऐसा थोड़ी है कि एक न्यूरॉन यहाँ तक, यहाँ से फैला है यहाँ तक, कई सारे न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक, तब ये बात पहुंचती है। तो देखो, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया जाए, बेसिक स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखा रहे हैं। ये है न्यूक्लियस इसका, ये इसमें डेंड्राइट होते हैं, ठीक, ऐसे देखो, नेमिंग भी कर दें, ये क्या है, ये आपके हैं डेंड्राइट, ये इस न्यूरॉन का क्या है, न्यूक्लियस, इसको कहते हैं सोमा या फिर बॉडी, ये जो पूरा बना हुआ है, ठीक है। एक चीज छूट गई है, ये माइलन सीथ की कवरिंग होती है, और जो ये आपको दिख रहा है, जो ये आपको दिख रहा है इसको कहते हैं एक्सॉन, ये क्या है, ये है एक्सॉन, और इस पर जो एक कवरिंग दिख रही है ये है माइलिन सीथ की कवरिंग, ठीक है। माइलिन सीथ की कवरिंग है। यहां पर ये देखोगे ये क्या बना हुआ है, ये है सिनैप्स, ठीक है, सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं, सिनैप्स है, ठीक। अब क्या होता है, ये ऐसे ही होता है, ये जो सिनैप्स जिसको कह रहे हैं, जैसे ये न्यूरॉन का एक एंड हो गया और ये दूसरा एंड हो गया, ठीक, ऐसे क्या होता है, इनके बीच में केमिकल और इलेक्ट्रिकल, इस तरीके का क्या होता है, केमिकल मैसेंजर, इलेक्ट्रिकल मैसेज ट्रांसफर होते हैं, तो इसको बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं, सिनैप्स इसको बोला जाता है। डेंड्राइट मैंने आपको बता दिए, ये डेंड्राइट होते हैं। सेल बॉडी जो लिखा हुआ है, सेल बॉडी, इसी को कहते हैं सोमा, ये होती है सोमा, ठीक है, इसको बोलते हैं। और यूनिट मैंने आपको बता दी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है, ठीक। आगे बढ़िएगा। तो कैसी लगी क्लास, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, कैसे आपको क्वेश्चन लगे, कैसे आपको एक्सप्लेनेशन लगा, क्या और भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर किसी को मेरे भाई लैब टेक्नीशियन के किसी भी एग्जाम के लिए बैच अगर ज्वाइन करना है तो मेरे भाई वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा इसकी जो PDF है मेरे भाई, वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मनीष भाई पटेल नाम से जो है आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर 3500 4000 समथिंग लोग जुड़ चुके हैं। क्लास के बाद में आप देख सकते हो, ऐसे PDF आपको मिल जाती है, या फिर छोटी मोटी कोई भी इंफॉर्मेशन है टेलीग्राम पर हम आपको शेयर कर देंगे। चैनल पर मेरे भाई अगर जुड़े हो, आप लोग देखते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और एक बात आपसे कहूंगा कि अगर अभी आपका कोई PGI चंडीगढ़ का एग्जाम है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 7 क्लासेस हैं जिनमें हमने अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन किया हुआ है। उसमें जितनी क्लासेस है मेरे भाई, सारी की सारी 7 क्लासेस कर लेना, आपका कॉन्फिडेंस बन जाए, गारंटी से कह रहा हूं, मजा आ जाएगी। तो उनको जरूर आप देखिएगा, और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।